हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम परावैद्युत के ध्रुवण से वैद्युत क्षेत्र की घटना। ठीक है, कक्षा 12वीं का सिलेबस चल रहा है। चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने सारे टॉपिक कवर करते हुए वीडियो बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लगभग सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। इसके पहले के चैप्टर पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत के प्रकार होते हैं, उसके परावैद्युत का ध्रुवण, ये सब हमने देख लिया है इसके पहले के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे परावैद्युत के ध्रुवण से वैद्युत क्षेत्र की घटना किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PQRS एक परावैद्युत है जिसे एक बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रखा गया है। दो इलेक्ट्रोड या दो प्लेट है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट A और B क्रमशः। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर निश्चित रूप से A से B की ओर होगी, क्योंकि धन से ऋण की ओर होती है। तो इस विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ PQRS को रखा गया है। इसको रखने से क्या होगा, चाहे वो अध्रुवी परावैद्युत हो या ध्रुवी परावैद्युत हो, इसके जो अणु है वो इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं कि इनका जो ऋण आवेश है ना, जो अणु के अंदर धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र होता है, तो ऋण आवेश का केंद्र सभी का इस तरफ धन इलेक्ट्रोड की तरफ, जबकि सभी का धन आवेश का केंद्र है वो किस तरफ हो जाएगा, ऋण आवेश के केंद्र की ओर, है ना। और क्या होता है यहाँ पर, जो पास पास के अणु होते हैं, जैसे ये अणु और ये अणु, इसका धन और ऋण एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। ये धन और ऋण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर जो स्थिति है वो किस प्रकार होती है, बीच के अणुओं के धन आवेश के और ऋण आवेश के केंद्र के आवेश है वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब क्या बचता है, इस किनारे पर केवल ऋण आवेश और इस किनारे पर केवल धन आवेश। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, है ना। इस तरफ केवल ऋण आवेश और इस तरफ केवल धन आवेश, ऐसा। तो अब इस परावैद्युत के अंदर एक तरफ ऋण आवेश और एक तरफ धन आवेश होता है। इस कारण से इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र, जिसको हम EP कहेंगे, पोलराइजेशन ध्रुवण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा किस तरफ होगी, इधर होगी, धन से ऋण की ओर, है ना। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 A से B की ओर है, और ये जो EP है वो S से P की ओर इधर है। तो यहां पर परिणामी तीव्रता की बात करें, परिणामी तीव्रता E बराबर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E बराबर क्या होगा, E0 माइनस EP, है ना। E इक्वल टू E0 माइनस EP। E0 ये वाला है, EP इसके अंदर जो उत्पन्न हुआ है, दोनों के अंतर, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और यहां पर जो E का मान है वो E0 से क्या होता है, कम होता है। निश्चित रूप से E हमको कब मिल रहा है, जब E0 में EP को घटा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ EP का मान भी बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की घटना उत्पन्न होती है, या उसके अंदर विद्युत क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। यहीं से हम परावैद्युतांक को एक और प्रकार से डिफाइन करेंगे कि ये होगा यहां पर E0 अपान E, है ना। E इक्वल टू E0 अपान E, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और नेट या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, K होता है ना। K को माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। तो K इक्वल टू E0 अपान E, और यहां पर जो E है, ये वाला जो नीचे का E है,
E0 से छोटा है, इस केस में क्या होगा, K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये हम पहले भी देखे हैं, है ना, ये हम पहले भी देखे हैं कि किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं। वायु या निर्वात के लिए K का मान भी 1 से अधिक होता है, 1.0000536 के आसपास, पर सुविधा के लिए उसको हम 1 मानकर चलते हैं, पर 1 नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर परावैद्युत के ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र की घटना किस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे ध्रुवण सदिश और वैद्युत प्रवृत्ति की, है ना। ध्रुवण सदिश एक्चुअली क्या होता है, किसी परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है ना। किसी परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है, इसे P से दर्शाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण अपान आयतन, द्विध्रुव आघूर्ण निकालकर उसके आयतन से भाग दे देंगे तो P का मान निकल जाएगा। अर्थात जो ध्रुवण सदिश होता है वो किसी पदार्थ के ध्रुवण की कोटि की माप होती है, कि किस लेवल तक ध्रुवण हुआ है, किस कोटि तक ध्रुवण हुआ है, ये बताता है। फिर यहाँ पर वैद्युत प्रवृत्ति, तो एक्चुअली यहाँ पर जो ध्रुवण सदिश होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ध्रुवण सदिश P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ध्रुवण सदिश उतना ही अधिक होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। कांस्टेंट यहां पर क्या है, काई, इसको काई पढ़ते हैं, और इसी काई को कहा जाता है यहां पर वैद्युत प्रवृत्ति, है ना, वैद्युत प्रवृत्ति। तो यहां से हम काई को, है ना, P इक्वल टू काई E, तो यहां से काई बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपान E। तो एक परिभाषा यहां पर दे सकते हैं। परिभाषा क्या दिया जा सकता है, तो इस प्रकार काई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान E, मतलब ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात काई के बराबर होता है। इसको कहा जाता है यहां पर वैद्युत प्रवृत्ति। अब हम क्या करते हैं, एक पदार्थ लेकर चलते हैं, या एक परावैद्युत पदार्थ की बात कर सकते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसकी लंबाई यहां पर कितनी है, D है ना। इसमें आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा P इस तरफ माइनस सिग्मा P, तो इस तरफ आवेश का मान क्या कर सकते हैं, प्लस QP, और इस तरफ यहां पर माइनस QP। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर क्या होगा, QP इंटू D, है ना, QP इंटू D, है ना। ये आवेश कितना है यहां पर, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, है ना, Q इंटू 2L होता है। तो 2L यहां पर, यहां से यहां तक की लंबाई होती है ना, तो ये लंबाई होती है। तो इस प्रकार यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण QP इंटू D होगा, है ना। और जैसे सिग्मा P बराबर क्या होगा, QP अपान A, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहां से यदि QP बराबर लिखेंगे तो सिग्मा P इंटू क्या हो जाएगा, A, मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, है ना, ये हो जाएगा QP का मान रखेंगे सिग्मा P इंटू A, और ये D। तो A यहां पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और D इसकी लंबाई है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो हो जाता है इसका आयतन। A इंटू D है वो आयतन होगा, तो इसको ऐसा आयतन V भी लिख सकते हैं, है ना, सिग्मा P इंटू V। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा यहां पर, है ना, ये हो जाएगा P का मान यदि हम निकालें, अब यहां पर आयतन V, और ये क्या हो गया, सिग्मा P इंटू V भी कट जाएगा, तो क्या आता है यहां पर, P इक्वल टू सिग्मा P,
है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी, या सिंपल इसको बिना वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P इक्वल टू सिग्मा पी ऐसा, ठीक है। तो अर्थात जो ध्रुवण सदिश है वो किसी पदार्थ के पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे परावैद्युतांक और वैद्युत प्रवृत्ति, मतलब K और काई में संबंध क्या होता है ना। ये हमने अभी देखा P इक्वल टू सिग्मा पी, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं ध्रुवण की घटना के समय E बराबर E0, है ना, E बराबर E0 माइनस क्या होता है, EP होता है ना, E बराबर E0 माइनस EP, ठीक है। और चूंकि EP बराबर सिग्मा P अपान एप्सिलॉन 0, है ना, EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ से सिग्मा P बराबर EP, तो हम ऐसा P बटे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस क्या हो जाएगा, P अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है। और इसके साथ साथ जो चूंकि P बराबर क्या होता है, काई इंटू E, है ना, जो P बराबर काई इंटू E होता है, तो P का मान हम रख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा E बराबर E0 माइनस काई E अपान एप्सिलॉन 0। अब क्या करते हैं, सभी पद को हम E से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 E0 अपान E माइनस, ये कट जाएगा, E से भाग दे रहे हैं, यहाँ इसको ये कट जाएगा, ये E कट जाएगा, इसके बटे E आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये E0 अपान E बराबर क्या होता है, K माइनस काई अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको पक्षांतर करके लिखेंगे ऐसा, काई इक्वल टू लिखेंगे काई अपान एप्सिलॉन 0, इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं, इसको इधर, तो हो जाएगा K माइनस 1, या काई बराबर लिखेंगे तो एप्सिलॉन 0 K माइनस 1। तो ये रिलेशन होता है यहाँ पर काई और K में, कि काई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कोष्टक में K माइनस 1, ठीक है। फिर इसमें एक और टॉपिक है छोटा सा परावैद्युत से रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं, है ना, परावैद्युत सामर्थ्य। है ना, परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। जैसे जब किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके अणुओं का क्या होता है, ध्रुवण होता है। ध्रुवण होना मतलब धन आवेश है इस तरफ, ऋण आवेश है वो इस तरफ, मतलब विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ एकत्रित होते जाता है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को बढ़ाते जाते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने लगता है या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा क्या देंगे कि विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, है ना, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जब तक इसमें से या परावैद्युत की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न हो, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य मतलब विद्युत क्षेत्र का मान है, तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जब तक परावैद्युत की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न हो या जब तक परावैद्युत का भंजन न हो, ब्रेक डाउन न हो। इसका मान वायु के लिए, है ना, वायु के लिए इसका मान 3.6 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है ना। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वायु है तो उस समय
3 इंटू 10⁻⁶ है ना, ओनली 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है ना। ये वायु के लिए है ना, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य है। अलग अलग परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य अलग अलग होगा, अर्थात यदि दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच में यदि वायु है और इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे अधिक कर दिया जाए तो वायु में विद्युत का विसर्जन या वायु में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो वायु यदि है तो उसके बीच, इन दोनों बीच के इलेक्ट्रोड का जो विद्युत क्षेत्र है वो इतना या इससे कम होना चाहिए, तब विद्युत का विसर्जन बाहर वायु में नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।